हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GNT एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरनल प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन और कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डायग्राम है, इसमें ये जो बस दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल प्रोसेसर बस। और इस बस से सभी के सभी कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, CPU के कनेक्टेड रहेंगे। CPU के सभी कंपोनेंट्स मतलब है रजिस्टर्स और ALU एंड इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड कंट्रोल लॉजिक। ठीक है, ये जो कंपोनेंट्स है ये इस इंटरनल बस से क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। अभी हमें इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस समझना है, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सटर्नल बस क्या होगा, वो बस जिसके थ्रू मेमोरी यूनिट एज वेल एज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या रहेंगे, CPU के साथ कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल बस। तो एक्सटर्नल बस में एड्रेस लाइन्स रहती है, डेटा लाइन्स रहती है और कंट्रोल लाइन्स होती है। ठीक है, एड्रेस भेजने के लिए हम लोग एड्रेस लाइंस का यूज़ करते हैं एक्सटर्नल बस के, डेटा भेजने के लिए डेटा लाइंस का यूज़ करते हैं और कंट्रोल सिग्नल भेजने के लिए कंट्रोल लाइंस का यूज़ करते हैं। तो जो भी डेटा और एड्रेस हम लोग भेजेंगे मेमोरी को, वो MAR और MDR के थ्रू भेजेंगे। जब हमें एड्रेस भेजना रहेगा हम लोग MAR रजिस्टर के थ्रू भेजेंगे। ठीक है, और जब हमें डेटा भेजना रहेगा या रिसीव करना रहेगा तो हम लोग MDR के थ्रू भेजेंगे। MAR स्टैंड्स फॉर द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो जो भी मेमोरी लोकेशन हमें रीड करना है उसका एड्रेस हम लोग MAR के थ्रू मेमोरी को भेजेंगे। ठीक है, और जो भी डेटा हमने रीड किया है मेमोरी से वो डेटा कहाँ पे लोड होगा, MDR में, और MDR के थ्रू आपके CPU में आएगा। एज वेल एज जो भी डेटा आपको मेमोरी में भेजना है वो MDR के थ्रू ही आपके मेमोरी को भेज पाओगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए MDR का जो डायरेक्शन है डेटा का वो बाय डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि डेटा यहाँ से बाहर जा भी सकता है और मेमोरी से डेटा यहाँ पे लोड भी हो सकता है। एज वेल एज MDR से डेटा आपके बस में जाएगा, बस से डेटा MDR में आएगा। बट MAR के केस में अगर आप देखोगे तो ये जो एरो है ये यूनिडायरेक्शनल है। इसका मतलब है कि बस से डेटा MAR में आ सकता है, यहाँ से कोई डेटा जाएगा नहीं, और वैसे ही MAR से डेटा मेमोरी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जो इसका मतलब ये है कि जो भी एड्रेसेस जनरेट होगी वो आपके CPU में ही जनरेट होंगे और CPU से जनरेट होकर आपके एड्रेसेस मेमोरी के तरफ और बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के तरफ क्या होंगे, कम्युनिकेट किए जाएंगे। फाइन। उसके अलावा हमारे पास में एक रजिस्टर है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का काम है कि नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस वो होल्ड करता है कि नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करना है, उसका एड्रेस कहाँ पे रहेगा, प्रोग्राम काउंटर में। तो क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो प्रोग्राम काउंटर में होगा वो एड्रेस जाएगा आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से वो डेटा मेमोरी की तरफ जाएगा। मेमोरी लोकेशन रीड होगा, जो भी एड्रेस हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन रीड होके वो डेटा कहाँ पे लोड होगा, MDR में, और MDR से वो डेटा आपके इंटरनल बस में आएगा। इंटरनल बस के थ्रू वो डेटा कहाँ जाने वाला है, IR में। IR स्टैंड्स फॉर द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, तो अगर वो इंस्ट्रक्शन है, जो डेटा हमने रीड किया है मेमोरी से, अगर वो इंस्ट्रक्शन है तो कहाँ पे लोड होने वाला है, IR में। ठीक है, अगर वो इंस्ट्रक्शन है तभी वो IR में लोड होगा, अदरवाइज बाकी के रजिस्टर्स हैं हमारे पास में। जैसे ही इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लोड हुआ, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड कंट्रोल लॉजिक क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा या इंटरप्रेट करेगा, समझेगा कि इंस्ट्रक्शन क्या करना चाह रहा है। ठीक है, और उस हिसाब से वो अप्रोप्रिएट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी कंट्रोल सिग्नल लगने वाले हैं वो जनरेट करेगा। कौन जनरेट करने वाला है, कंट्रोल लॉजिक सर्किट। ठीक है, और ये जो कंट्रोल सिग्नल है, ये कंट्रोल सिग्नल आपके एक्सटर्नल बस को कनेक्टेड है, और जो इंटरनली लगने वाले कंट्रोल सिग्नल है वो इस के थ्रू जो है पास किए जाएंगे इंटरनल बस पे। फाइन। तो ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड कंट्रोल लॉजिक का काम क्या है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना और अप्रोप्रिएट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना। तो ये क्या करेगा, आपके मेमोरी यूनिट के लिए भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, एज वेल एज इंटरनली CPU के लिए भी क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। फाइन। तो ये सब एक्टिविटी क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है और अप्रोप्रिएट कंट्रोल सिग्नल इशू करता है टू द वेरियस कंपोनेंट्स कनेक्टेड टू द CPU एज वेल एज कनेक्टेड विद इन CPU। फाइन। उसके बाद में हमारे पास में कुछ जनरल पर्पज रजिस्टर है, R0, R1, R2 ऐसा कहते हैं हम लोग उसको। तो इसका जो काउंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है।
कुछ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में इसका काउंट 8 रहेगा, कहीं पे 16 रहेगा, कहीं पे 32 रहेगा। ठीक है, तो ये जनरल पर्पज रजिस्टर है जिसको हम लोग एक्सप्लिसिटली हमारे इंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। तो आपने बहुत ही इंस्ट्रक्शन देखे होंगे जिसमें लिखा रहता है ऐड R0, R1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लिसिटली हमने क्या किया है, ये जनरल पर्पज रजिस्टर का यूज़ किया है। इस प्रकार से हम लोग ये रजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ रजिस्टर है जिसको हम लोग कभी भी हमारे इंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ CPU उसको यूज़ करेगा फॉर टेम्पररी स्टोरेज। वो रजिस्टर है Y रजिस्टर है, Z रजिस्टर है और टेम्प रजिस्टर है। ये ऐसे रजिस्टर है, ये टेम्पररी स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं और सिर्फ इसको CPU ही इंटरनली यूज़ करेगा। हम लोग इसको इंस्ट्रक्शंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव दिस मक्स। मक्स मीन्स होता है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो ए टर्मिनल है ALU का, तो टर्मिनल ए पे जो इनपुट आने वाला है ये 2 जगह से आएगा, 2 में से हमें एक सिलेक्ट करना है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर रहे हैं। एक तो आप कांस्टेंट 4 सिलेक्ट करो, नहीं तो Y की वैल्यू सिलेक्ट करो। ठीक है, तो कभी हमें Y की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सिलेक्ट Y करेंगे, जब हमें कांस्टेंट 4 की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सिलेक्ट 4 करेंगे। ओके, तो कांस्टेंट 4 की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब भी हमें प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट करना रहेगा तो हम लोग कांस्टेंट 4 का यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर ऑलवेज पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो करंट मैंने जैसे ही इंस्ट्रक्शन फेच कर लिया तो उसके बाद प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या करनी पड़ती है, हमें बढ़ानी पड़ती है ताकि इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। उस केस में मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, इस वैल्यू को सिलेक्ट करेगा। और सिंपली अगर हमें दो ऑपरेंड्स को ऐड करना है तो एक ऑपरेंड आपका यहाँ से आएगा B टर्मिनल पे और एक ऑपरेंड आएगा आपका Y पे। तो उस केस में मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, Y की वैल्यू सिलेक्ट करेगा और उसको फीड करेगा A पे। तो उस केस में 2 ऑपरेंड्स यहाँ पे आपके अवेलेबल हो जाएंगे और रिजल्ट कहाँ चला जाएगा, Z। ठीक है, Z में स्टोर होगा। तो जब भी हमें कोई अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना रहता है तो उस केस में आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड कंट्रोल लॉजिक क्या करता है, अप्रोप्रिएट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को लगने वाले कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके वो किसको फीड करेगा, ALU को फीड करेगा। ठीक है, तो इसके यहाँ पे अप्रोप्रिएट कंट्रोल सिग्नल जो है ALU को फीड किए जाएंगे और उस हिसाब से ALU क्या करेगा, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, रिजल्ट Z में आने के बाद वो रिजल्ट जो है इंटरनल बस के थ्रू अप्रोप्रिएट रजिस्टर में क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, इसके अलावा CPU में कुछ स्पेशल पर्पज रजिस्टर भी होते हैं, जैसे कि इंडेक्स रजिस्टर है, स्टैक पॉइंटर्स है, इस प्रकार के। ठीक है, रजिस्टर्स, ALU और ये जो इंटरकनेक्टिंग पाथ है इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, टुगेदर वी कॉल्ड इट एज अ डेटा पाथ। ठीक है, तो ये टर्म याद रखना है आपको, डेटा पाथ किसे कहते हैं। तो अगर हम लोग मोटा मोटी देखेंगे तो कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें 4 चीज़ें करनी है। एक है कि एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा ट्रांसफ़र करो, या प्रोसेसर रजिस्टर से डेटा मेमोरी को भेजो, मेमोरी से डेटा प्रोसेसर रजिस्टर में लेके आओ, और चौथा काम है कि ALU ऑपरेशन करो। ठीक है, ये 4 ही चीज़ें की जाए। अगर ये 4 चीज़ें करेंगे तो हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन को क्या कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। फाइन। और प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो 1 बाय 1 क्या किए जाएंगे, यहाँ पे मेमोरी में फेच किए जाएंगे और 1 बाय 1 एग्जीक्यूट किए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन हमें फेच करना रहता है उसका एड्रेस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रोग्राम काउंटर में। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन फेच करके कहाँ पे लाना पड़ेगा, IRA में लाना पड़ेगा। और जैसे हमने उस इंस्ट्रक्शन को IRA में लोड किया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट करेंगे बाय 4। तो इसके लिए हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो वैल्यू प्रोग्राम काउंटर में है उस वैल्यू पे जो इंस्ट्रक्शन है उसको कहाँ पे लेके आओ, IR में। और एक बार ये IR में आने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, PC के कंटेंट जो है उसको 4 से इंक्रीमेंट करेंगे और PC की वैल्यू अपडेट करेंगे। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब देखिए ये होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मतलब होता है कि PC पे जो ये जो PC है, PC पे जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे जो कंटेंट है वो कंटेंट हमें क्या करना है, फेच करना है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल पीसी में जो कंटेंट है वो है 1024, तो हम लोग क्या करेंगे 1024 मेमोरी को भेजेंगे और 1024 मेमोरी लोकेशन रीड किया जाएगा और वो डेटा कहाँ पे आएगा एमडीआर में, और एमडीआर के थ्रू कहाँ पे आएगा आईआर में। ओके, उसके लिए हमने ऐसे लिखा है। तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, यहाँ पे एक चाहे तो आप पैरेंथेसिस लिख सकते हो या स्क्वायर ब्रैकेट लिख सकते हो। तो कुछ बुक में आपको पैरेंथेसिस दिखेगा, कुछ बुक्स में आपको क्या दिखेगा ब्रैकेट दिखेगा। एज वेल एज ये जो एमडीआर बोला है हमने मेमोरी डेटा रजिस्टर, इसको बहुत सारे बुक में एमबीआर भी कहा जाता है, दैट इज मेमोरी बफर रजिस्टर। तो इस प्रकार से इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कंपोनेंट जो है इंटरनल बस को कनेक्टेड रहते हैं और कुछ रजिस्टर जो है एक्सटर्नल बस को भी कनेक्टेड होते हैं। एज वेल एज आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड कंट्रोलर लॉजिक भी क्या रहेगा एक्सटर्नल बस से कनेक्टेड रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।